इस चैप्टर में जो पाठ्य निहित प्रश्न है उसमें जो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है उसमें पूछा गया है कि निकाय Mg2 प्लस ऑब्लिक ये जो आयन और धातु को अलग करता है, Mg का मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो है किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो यहां पर सिर्फ Mg जो इलेक्ट्रोड है मैग्नीशियम, उस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने की बात कर रहे हैं। भाई आप किस तरीके से निकालोगे। तो Mg प्लस का अगर हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो हमें एक सेल बनाना पड़ेगा और सेल में एक तो हो जाएगा Mg वाला इलेक्ट्रोड और दूसरा लेंगे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE। तो यहां पर एक सेल का निरूपण दर्शाया गया है जिसमें एक तरफ ले लिया Mg का इलेक्ट्रोड और दूसरी तरफ ले लिया हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और लवण सेतु लगा दिया इनके बीच में। और इसमें एक जो सांद्रता होती है इकाई वो HCl है और इसमें होता है MgSO4 का विलयन। अब क्या है, देखो इसमें जब वोल्टमीटर लगाया, धारामापी लगाई, तो क्या मिला इसमें कि जो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह था वो इस प्रैक्टिकल अरेंजमेंट में वो मिला Mg से हाइड्रोजन की ओर। तो इसका मतलब ये हो गया कि Mg का हो रहा है ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का हो रहा है अपचयन। तो इस सेल का जब निरूपण करेंगे हम तो इस प्रकार मिलेगा हमें कि एक तरफ लेंगे हम जो एनोड है उस इलेक्ट्रोड को, बीच में ले लिया हमने लवण सेतु जो ये डबल लाइन दिखा रही है यहां पर, और दूसरे पर ले लिया हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो ये तो हो गया सेल का निरूपण। अब हमें निकालना है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो E सेल नोट बराबर आया है दायां मतलब जिस तरफ कैथोड है तो कैथोड का लेंगे, कैथोड यहां पर बना हुआ है हाइड्रोजन वाले का, और माइनस में करेंगे एनोड वाला जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है यहां पर। तो ये एनोड का हो गया, ये कैथोड का हो गया। तो एनोड यहां पर बना हुआ है Mg का, तो यहां पर ये Mg वाला ले लिया। अब देखो जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो होता है 0। तो यहां पर इसकी जगह पुट कर दिया 0। और सेल के अंदर जो रीडिंग इसमें वोल्टमीटर में जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग मिलेगी हमें 2.36 वोल्ट। इसके अंदर जो रीडिंग आएगी वो ये रीडिंग आई है, तो उसका मान लिख दिया हमने ई नोट सेल की जगह यहां रख दिया 2.36 वोल्ट। इसका 0 हो गया और इसका हमें निकालना है, तो माइनस में ये पड़ा है यहां पर। तो इस प्रकार इसको माइनस को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिला ई नॉट Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg बराबर माइनस का 2.36। तो ये हमारे पास में इसका जो ये मैग्नीशियम ये जो है निकाय है इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव हमें मिला है। मानक की बात करते हैं तो आपको यहां पर ये सिंबल लगाना है, ये ध्यान देना आपको। और इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर स्पीसीज जो भी आयन है इनके उनकी सांद्रता एक इकाई है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं। तो एक जिंक का पात्र है, जैसे कि यहां पर ये एक जिंक का पात्र है। अब ये पूछ रहा है कि इसके अंदर हम CuSO4 भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो ध्यान देना जिंक जो होता है वो कॉपर से ज्यादा सक्रिय होता है। सक्रिय मतलब दोनों में से इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो ज्यादा होती है जिंक की। जो जितना ज्यादा सक्रिय होता है वो उतना जल्दी सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो यहां पर जब ऐसा हम करेंगे तो यहां पर जो जिंक है, जैसे कि यहां पर Cu2 प्लस SO4 -2 ये जो आयन बने हैं, तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन देकर इस विलयन में घुलना शुरू कर देगा और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर इसकी दीवारों पर चिपकना शुरू कर देगा।
तो कहने का मतलब है इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं होगी? तो इसके लिए ध्यान दो। पहले देखते हैं कि इसमें जब ऐसा है तो ये एक अभिक्रिया होती है, जैसे कि जिंक, कॉपर सल्फेट और ZnSO4 और ये कॉपर। तो यहां पर हो क्या रहा है, जिंक का तो हो गया ऑक्सीकरण और कॉपर का हो गया अपचयन। अब ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, इसका पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए क्या है, हम पहले करेंगे, ये एक सेल बन गया तो सेल का निरूपण करेंगे, देखते हैं कॉपर के और जिंक से बने हुए सेल का। तो यहां पर देखो ये सेल होता है जिसको हम निरूपित करते हैं। अब इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है कॉपर के लिए वो होता है 0.34 वोल्ट और जिंक के लिए होता है -0.76। इनका जब सॉल्यूशन ये सोल्व करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1.1 वोल्ट। तो कॉपर और जिंक के लिए जो सेल बना है, गैल्वेनिक सेल बना है, उसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो होता है 1.1 वोल्ट। तो ये जो मान आया है ये धनात्मक है। अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है तो ऐसी कंडीशन में ये अभिक्रिया होगी और जिंक जो है वो कॉपर के विलयन में घुलेगा और कॉपर सल्फेट से ये जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर ठोस के रूप में इसके दीवारों के, ये जो दीवार है पात्र की, उस पर चिपकना शुरू कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि ये कॉपर सल्फेट विलयन जो है ये सेफ नहीं रहेगा, ये अभिक्रिया करके चेंज हो जाएगा। इसलिए जिंक के पात्र में हमें ये कॉपर सल्फेट नहीं रखना चाहिए, ये है। अब इसका अगर उल्टा करें कि अगर कॉपर का पात्र है, जैसे कि ये Cu है और इसके अंदर हमने भर दिया ZnSO4 जिंक सल्फेट, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि कॉपर जो है वो जिंक की तुलना में कम सक्रिय है। कम सक्रिय तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन देकर यहां पर इसमें घुलेगा नहीं और अभिक्रिया होगी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम कॉपर के पात्र में जिंक सल्फेट को रख सकते हैं, लेकिन जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसी कंडीशन में अभिक्रिया हो जाएगी और जो चीज हमने पात्र के अंदर रखी है वो हमें मिलेगी नहीं, वो चेंज हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया होकर। ये इसका आंसर है। इसी तरह तीसरा प्रश्न है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की तालिका, जो हमारे पास में एक सारणी बनी हुई है जिसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए हुए हर एक पदार्थ के लिए, तो उसका निरीक्षण करके हमें ऐसे 3 पदार्थ बताने हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में फेरस आयनों को ऑक्सीकृत कर सके। तो फेरस आयनों के ऑक्सीकरण का मतलब हो गया कि जो Fe2 आयन है ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe3 आयन में बदल जाए। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा केवल वे पदार्थ कर सकते हैं जिनका जो मतलब प्रबल ऑक्सीकारक हो। इसमें ऑक्सीकृत केवल वे पदार्थ कर सकते हैं जो इसकी तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, जो इसका ऑक्सीकरण करवा दें, या बोल दे जिनका अपचयक विभव 0.77 वोल्ट से अधिक हो, क्योंकि फेरस के लिए होता है 0.77। अब जो भी पदार्थ है, जो भी यौगिक है जिनका अपचयक विभव इससे ज्यादा होगा, वो इसका ऑक्सीकरण इसका करवा सकते हैं। तो क्या है, देखो यहां पर अगर इसका ये जो अपचयक विभव 0.77 वोल्ट से ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि सेल अभिक्रिया का जो विद्युत वाहक होगा वो मिलेगा हमें धनात्मक, और ऐसी कंडीशन में अभिक्रिया होगी और इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो अब जो टेबल है हमारे पास में, उस टेबल में फेरस वाले से ऊपर जितने भी आ रहे हैं उनमें से कोई से भी 3 ले लो, वो इसको ऑक्सीकृत कर सकते हैं। जैसे कि एक ले लिया हमने H2O2, दूसरा लिया यहां पर MnO4-, तीसरा लिया है Cr2O7 2-। तो ये जो है तीनों वो प्रबल ऑक्सीकारक है इसकी तुलना में, जो इसका ऑक्सीकरण करवा सकते हैं।
आप इसकी जगह और भी ले सकते हो जो इसके ऊपर हो, जिसका मान इससे बड़ा हो। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ये पार्टनिहित प्रश्न में जो पहले के जो अपना ब्लॉक है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए हैं। इनको अच्छे से समझते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, छोटे मोटे क्वेश्चन इनमें से आ सकते हैं।